वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं हमारे थर्ड यूनिट के टॉपिक की, ट्राइबल इंडिया। जनजातियाँ भारत की। देश जब हमारा आज़ाद हुआ था उसके पश्चात पहली बार सन 1950 में कुल राज्य, जब जनसंख्या गणना शुरुआत हुई थी, उस समय कुल 14 राज्यों में 212 जनजातियों को ही अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया था। मगर जब 2001 की जनगणना शुरू हुई उस समय इसकी संख्या बढ़कर 550 हो गई और इस वृद्धि के दो कारण रहे हैं। 1950 की जब हम बात करें तो कितनी थी? 14 राज्यों में लगभग 212, और 2001 की बात करें तो इस समय ये जो जनसंख्या जो है वो बढ़कर 550 सूचीबद्ध इतनी जनजातियाँ हो गई। उनका ये बढ़ने के जो रीज़न है 212 से 550, पहला, अनेक नई जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई, और दूसरी कि जनजाति के भेदों को जनजातीय दर्जा मिलना अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिसूचना के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। जैसे आपने देखा होगा अभी जैसे हमारे यहाँ गुर्जर को SBC स्पेशल ट्राइबल का जो दर्जा दिया गया है, तो ये जो है जनसंख्या उनकी जो उनमें डिफरेंसेस हैं उनके आधार पर ये जो है घटती बढ़ती रहती है। हमारे यहाँ भारत में अगर हम 2011 की बात करें, 11 की बात करें, तो लगभग भारत की जो पॉपुलेशन है उसका लगभग 8.60% जो है वह ट्राइब का है, जनजाति का है। ठीक है, कुल जनसंख्या का 8.60। भारत में जितनी भी जनजातियां पाई जाती हैं उनको हमने मोटे तौर पर वर्गीकृत किया है 5 भागों में। 5 डिवीज़न, हमने 5 डिविजन्स किए हैं उनके, और उनको 5 किन आधारों पे बांटा गया है? पहला, प्रजातीय आधार पर, प्रजातीय आधार पर। अब प्रजातीय आधार पर जो हम देखें तो ये इनके 3 जोन हैं। पहला जोन नॉर्थ ईस्टर्न, पहला जो है उत्तर पूर्वोत्तर, दूसरा क्षेत्र जिसको हम नॉर्थ ईस्टर्न जोन कहते हैं, दूसरा मध्यवर्ती जिसको हम सेंट्रल जोन कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो है वह है दक्षिणी जिसको हम सदर्न जोन कहते हैं। ठीक है, इन 3 जोन में बांटा गया है, और जो जनजातियां हैं उनमें वे जनजाति जो है, पहली है मंगोल जनजाति, रेस। पहली जो रेस है वह है मंगोल। इस प्रजाति तत्व उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातीय लोगों में देखने को मिलती है। इस प्रजाति मतलब ये जो एरिया जो है, कौन सा? नॉर्थ ईस्टर्न जोन में
तो यहाँ जो जनजाति जो पाई जाती है वो पर्टिकुलरली इस रेस की पाई जाती है, जैसे हल्के पीले रंग की खाल, सीधे बाल, चपटी नाक, लंबे सिर, मध्य कद, अधखुली आँखें। ये लोग पूर्वी कश्मीर, पूर्वी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश, असम, सिक्किम आदि राज्यों में बसे हुए हैं। दूसरा जो है वह है प्रजाति जो है वह है आदि नागने याब, जिसको हम प्रो ऑस्ट्रोलाइट भी कहते हैं। इनको कहते हैं इंग्लिश में प्रो या प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, ठीक है। इस प्रजाति तत्व मध्यवर्ती क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति वाले लोग, ये लोग आदि नाग्नेयाम प्रजाति के हैं, जिनकी शारीरिक विशेषताएं छोटे से लेकर मध्य कद, खाल का रंग काला, सिर लंबा, बाल घुंघराले, इसके अतिरिक्त माथे का निचला हिस्सा उठा होना, छोटी और बहुत चौड़ी नाक का अंदर की तरफ दबा होना, इस समूह के जनजातीय लोगों में अन्य प्रजातीय लक्षण है कि ये लोग बंगाल, बिहार, दक्षिण उत्तर प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, मध्य भारत आदि में राज्यों में ये बसे हुए हैं। तीसरा है निग्रोटो। निग्रोटो यह प्रजाति तत्व दक्षिण क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातीय लोगों में देखने को मिलती है। इनमें दक्षिण भारत के कादर, इरुला और पन्नियन जनजाति सम्मिलित हैं, जिनके शारीरिक लक्षण हैं कद छोटे से लेकर मध्यम तक, खाल का रंग काला, गहरा चॉकलेटी, भूरा नाक, चपटी और चौड़ी, होठ मोटे और सिर लंबा। तो ये जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया है, यह किसके आधार पर था? प्रजाति के आधार पर। अब हम जनजाति की बात करते हैं, जो कि किसके आधार पर है? अब है भाषा के आधार पर। अब किसके आधार पर है? भाषा के आधार पे। और भाषा के आधार पे इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला इंडो यूरोपियन, आर्यन। दूसरा है द्रविडियन या द्रविड़। सॉरी, अगर बाय द वे इंग्लिश में हो तो आप उसको, जब मैं बोल रही हूँ तो आप सुन सकते हो कि वो हिंदी में है, द्रविडियन। तीसरा है ऑस्ट्रिक। और चौथा है चीनी तिब्बती। तिब्बती मतलब तिब्बतो चाइनीज या सीनो तिब्बतियन जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो पहला जब हम बात करते हैं यहाँ पे इंडो यूरोपियन की भाषा, जिसके अंतर्गत उत्तरी भारत की मुख्य भाषाएं हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती और उड़िया। दूसरा है द्रविड़ भाषा, जो मध्य व दक्षिण भारत का प्रमुख भाषा है, जैसे कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कुछ अन्य भाषाएं। ऑस्ट्रिक की जब बात करते हैं तो इसके अंतर्गत मध्य व पूर्वी भारत की कोल व मुंडा भाषाएं आती हैं। और चीनी तिब्बती और सीनो तिब्बतियन भाषा, इन 4 भाषाओं के अंतर्गत 3 भाषाएं भारतीय जनजातियों में प्रचलित हैं,
आर्यन भाषा का प्रचलन केवल इन्हीं जनजातियों में है जिनका संपर्क इस भाषा को बोलने वाले सांस्कृतिक समूह में से स्थापित हो। भाषा के इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में संस्कृतियों को संचारित करने में एक शक्तिशाली साधन है। और अन्य, या हम ये कहें यदि किन्हीं दो क्षेत्रों में एक ही प्रकार की भाषा या भाषा संबंधी प्रतीकात्मक अर्थों, सिंबॉलिक मीनिंग एंड वैल्यू का प्रचलन है, तो यह निश्चित है कि भाषा के द्वारा संस्कृति के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को संचारण, ट्रांसमिशन हुआ। जैसे हम एग्जाम्पल दें तो राजस्थान के डूंगरपुर क्षेत्र में रहने वाले भीलों की बोली में गुजराती शब्दों में काफ़ी भरमार है। इससे यह पता चलता है कि गुजरात की संस्कृति का फैलाव राजस्थान के भीलों तक है। इतना होने पर भाषा के फैलाव में सामाजिक और आर्थिक अवस्थाओं का भी प्रभाव होता है और यही कारण है कि मुंडा और छोटा नागपुर में रहने वाले ओराव जनजाति एक दूसरे के निकट निवास करती है और सांस्कृतिक जीवन में अधिक समानता रखते हुए अलग अलग भाषाएं बोलती हैं, अर्थात दोनों। तो ऑस्ट्रीय और द्रविड़ भाषा परिवार से है। भारतीय जनजातियों को अनेक प्रादेशिक विस्तार के आधार पर 3 समूहों में बांटा जा सकता था और इस बात का उल्लेख हमने प्रजातीय वर्गीकरण, जो हमने पहले एक बार आपको इनिशियली जब ट्राइब्स के बारे में आपको मैंने बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो है इनको हमने 3 प्रदेशों में रहने वाली जनजातियों को 3 भाषा परिवार, स्पीच फैमिली में बांटा था। नॉर्थ ईस्टर्न जोन, मतलब जो इस जोन में रहने वाले जनजातियाँ चीनी तिब्बती भाषा परिवार, मध्यवर्ती क्षेत्र में रहने वाली जनजातियाँ हैं ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की और दक्षिण क्षेत्र में बसी जनजातियाँ द्रविड़ भाषा परिवार की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम बात कर रहे हैं चीनी तिब्बती, जो पहला जिसको हमने जो यहाँ पर जो बात करी थी हमने, ये यहाँ पर उत्तर पूर्वी मध्यवर्ती और ये सदन की, या हमने जो यहाँ पर बात करी थी इंडो यूरोपियन और द्रविडियन और तिब्बत की। और अब बात करते हम जिसको मैंने आपको यहाँ कहा था चीनी तिब्बतियन, मतलब सीनो तिब्बतियन वाली है ना। तो सबसे पहले जैसे मैंने सीनो तिब्बतियन वाली की बात करूँ तो यहाँ इसके अंतर्गत पूर्वी कश्मीर, पूर्वी पंजाब, ये जो मैंने आपको जब इनिशियली बता रही थी तो मैंने कहा था इसमें कौन कौन सी भाषाएं जो है वो आ गई थी। भूटान, उत्तरी पूर्वी बंगाल, असम, सिक्किम तक फैली हुई जनजातियाँ। इसमें नेपाल, दार्जिलिंग, त्रिपुरा, कछार, मणिपुर आदि स्थानों में रहने वाली जनजातियाँ। कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मोन खमेर भाषा जो कि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है, जैसे खासी जनजाति में होता है, जिसका मिश्रण जो हमें खासी जनजाति में मिलता है। इसका मतलब नागा पहाड़ की जनजातियों में 16 भाषा बोली जाती है। फिर हम बात करते हैं आग्नेय या ऑस्ट्रिक स्पीच। तो ऑस्ट्रिक स्पीच की जो भाषाएं हैं वह पूर्वी भारत की कोल मुंडा भाषाएं और बोलियां आती हैं। सन 1961 में की जनजाति के अनुसार इस प्रकार की भाषा बिहार, उड़ीसा, बंगाल, असम में प्रचलित संताली, मुंदारी हो, खरिया, भूमिज, गारो और खासी जनजाति की बोलियां और भाषाएं हैं। कारकू भाषा मध्य प्रदेश और बरार की बोली है और 17 और गांडवा भाषा उड़ीसा में बोली जाती है। और अगर हम इसको थोड़ा सा स्क्वीज करके बोलूँ तो मैं मध्यवर्ती क्षेत्र में ऑस्ट्रिक भाषा की ही प्रधानता है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां जैसे ओराव, कोलम, गोंड जैसी भाषाएं भी बोली
जाति हैं जो कि द्रविड़ भाषा से मिलती जुलती है। लास्टली जो है वह द्रविड़ भाषा परिवार, तो इसमें जो है वह तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आती है। गौंड मध्य भारत, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में फैली है, द्रविड़ भाषा बोलते हैं। उड़ीसा की कुंद जनजाति, बिहार व उड़िया में रहने वाली कोई ओराव जनजातियाँ, राजमहल की पहाड़ियों की जनजातियाँ, उड़ीसा की माल्टो बोलियाँ भी इसी भाषा परिवार की है। टोडा, मलेर, पोलिया, सवर, कोया, पनियन, चेंचू, इरुला, कादर आदि जनजातियाँ भी द्रविड़ भाषा बोलते हैं। मोटे तौर पे अगर हम देखें तो भारतीय जनजातियाँ में चीनी, तिब्बती, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ ये तीनों भाषा परिवारों के अंतर्गत आने वाली भाषाओं का प्रचलन है। फिर भी इन्हें हम इसी आधार पर एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें तो मध्य क्षेत्र में की अधिकतर जनजातियाँ दो भाषा, एक तो वो अपनी भाषा, दूसरी हिंदुस्तानी या उड़िया या बांग्ला भाषा बोलती हैं। इस प्रकार ओराव और मुंडा जनजाति हिंदुस्तानी भाषा बोल लेती है, संताल जनजाति बांग्ला भाषा समझ सकती है। यही कारण है कि भारतीय जनजातियों के वर्गीकरण में भाषा एक महत्वपूर्ण आधार नहीं माना जा सकता है। केवल आधारों के साथ इसे एक सहायक आधार के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं भौगोलिक या प्रादेशिक वर्गीकरण, जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।